अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हजरात, आज 12 तारीख वोटर्स की खिदमत के लिए एक मोहतरम मौजूद शख्सियत जनाब शफीक अहमद साहब, जो जाने माने बेगूसराय के उत्तर प्रदेश से आए हैं, वो रहते बेंगलुरु में ही। तो आज SIR के बारे में पूरी मालूमात रखते हैं। उनसे सवाल पूछने के लिए यादगीर से जनाब मुनीर साहब आए हैं और बेंगलुरु से जालड़ी से आरिफ भाई आए हैं, उनके साथ काशिम भाई आए हैं, शाहबाज साहब आए हैं और AICC के चेयरमैन जो स्टेट कमेटी के चेयरमैन हैं सफ़ान साहब आए हैं। इन तमाम का मैं अपने घर में खैर मुकदम कर रहा हूँ। 2002 की लिस्ट में नेम सर्च के लिए कितनी खास बातों का ख्याल रखना है? जब आप 2002 की लिस्ट में जो है नेम सर्च कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि 2002 के हिसाब से आपका स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है और असेंबली का नाम क्या है। दूसरी बातें ये हैं, जो आप नाम सर्च कर रहे हैं तो उस नाम को आप पार्ट्स बाय पार्ट्स भी सर्च कर सकते हैं, मिला के भी सर्च कर सकते हैं, और एक को फुल फॉर्म में, एक शॉर्ट में, ये कई तरीके से आप उसे सर्च कर सकते हैं। इससे जो है जो रिज़ल्ट आएगा आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। मसलन के तौर पे आपके पास अब्बास खान है, तो एक तो आप अब्बास खान आप अलग अलग करके सर्च करिए, यानी कि अब्बास फिर खान के बीच आप एक गैप दीजिए। दूसरा तरीका है अब्बास खान को आप एक साथ मिला दीजिए। तीसरा है आपके पास ए खान करके आप सर्च कर लीजिए। चौथा आपके पास है अब्बास के करके सर्च कर लीजिए। और यही नहीं, इसके साथ ही साथ जो है अगर आपकी नियर बाई कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि आपको कंफर्म नहीं है, तो नियर बाई कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आप नाम सर्च करिए, उम्मीद है आपको वो नाम मिलेगा। अब वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो नाम आपने सर्च किया है वो नाम कई नाम होते हैं, तो ऐसे में आपको अपना नाम कंफर्म करने के लिए आप रिलेटिव का नाम चेक करेंगे। मान लीजिए अब्बास खान है, उनके वालिद का नाम मान लीजिए रहीम खान है, और ये एंट्री आपको दो जगह मिल रही है, तो फिर आप जो थर्ड डाटा है आप एज की तरफ जाएंगे। जो एज आपकी उस वक्त मैच कर रही तो वही आपका डाटा होगा, और वो कंसर्न स्कूल भी आपको पता चल जाएगी इसी स्कूल में आप वोट डालते थे। एनुमरेशन फॉर्म को भरने के क्या प्रिकॉशन लेना है? कि इनोवेशन जो फॉर्म हमें दिया जाता है वो हो सकता है रीजनल लैंग्वेज में दिया जाए और इंग्लिश में दिया जाए, ये स्टेट पर डिपेंड करता है। फिलहाल कर्नाटका में जो है कन्नड़ लैंग्वेज में दिया जा रहा है। तो देखिए, इनोवेशन फॉर्म में जो है 3 पार्ट हैं। टॉप के 2 पार्ट हैं, लेफ़्ट एंड राइट, और नीचे वाला 1 पार्ट है। तो जो टॉप के लेफ़्ट एंड राइट है, इसमें ख्याल रखना है कि 2002 के हिसाब से उसको भरना है आपको, और जैसा है 2002 में आपको उसी तरह की एंट्री करना है, उसमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखना है। अब रही लेफ़्ट एंड राइट क्या है, अगर 2002 में आपका खुद का नाम है तो आप लेफ़्ट वाला भरेंगे, और अगर आपका नहीं है तो लेफ़्ट वाले को क्रॉस कर देंगे। आपके अम्मी अब्बू दादा दादी का है तो आप राइट वाले में भरेंगे। एक तीसरी कंडीशन ऐसी होती है कि ना आपका है ना आपके अम्मी अब्बू का है, तो आप दोनों लेफ़्ट एंड राइट को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे अहम डाटा जो है, जब आपने सर्च किया है तो उसका असेंबली नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर आपको सही सही भरना है। जब लोग उसको सर्च करते हैं तो उसमें आपको सीरियल नंबर 2 नज़र आता है। जो पहला वाला जो सीरियल नंबर होता है, जब आप डाटा ऑनलाइन चेक करते हैं, जो पहला वाला सीरियल नंबर आता है एक्चुअल में वो एक्चुअल सीरियल नंबर नहीं है, बल्कि सीरियल नंबर जो लास्ट में दिया जाता है वो आपका एक्चुअल सीरियल नंबर होता है। तो लिहाजा इसका ख्याल रखिए, जो सीरियल नंबर आप लिख रहे हैं वो पहला वाला है कि लास्ट वाला है। अगर लास्ट वाला है वो आपका ओरिजिनल सीरियल नंबर होगा। तीसरा सवाल, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट एज के हिसाब से क्या होनी चाहिए? यहाँ पे जो है एज के हिसाब से डॉक्यूमेंट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक वो लोग हैं जो 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं, उनको एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो 1 जुलाई 1987 से लेके
2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए हैं उनको 2 डॉक्यूमेंट यानी एक खुद का, एक अपने अम्मी या अब्बू का। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं, उनको 3 डॉक्यूमेंट देना है, एक खुद का, एक अम्मी का और एक अब्बू का देना है। इसमें बहुत क्लियर बात है, ये जो भी डॉक्यूमेंट आप 1 दें या 2 दें या 3 दें, इलेक्शन कमीशन ने जो 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाई है उसी में से आपको ये डॉक्यूमेंट देना होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल है, क्या इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर बीएलओ को देने से हमारा एसआईआर पूरा हो गया? नहीं, ये गलत फहमी है और आवाम को, ज़्यादातर आवाम इससे वाकिफ़ नहीं है। जब आप बीएलओ को इन्यूमरेशन फॉर्म भर के देते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि बीएलओ को जब वो आप देंगे तो बीएलओ उस पर साइन करेंगे और डेट डाल के एक फॉर्म आपको वापस करेंगे। तो इंश्योर है कि उस फॉर्म को आपको वापस लेना है, साइन किया हुआ, और जिस दिन आपने उनको दिया है बीएलओ को वो साइन उसमें होनी चाहिए। सर मेरा और एक सवाल है सर, हमने एसआईआर भर के बीएलओ को दिया और बीएलओ ने उस पर साइन करके हमें रिसिप्ट कॉपी दे दी, क्या एसआईआर पूरा हो गया? नहीं, अभी एसआईआर पूरा नहीं हुआ आपका। अभी हमने बीएलओ को दिया है, बीएलओ ने एक कॉपी दिया। बीएलओ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फॉर्म आपने दिया है इन्वेस्टमेंट फॉर्म, बीएलओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको इलेक्शन कमीशन की साइट पे अपलोड करना है। तो उस जिम्मेदारी को भी बीएलओ को करना है, वो आपको इंश्योर होना है कि उन्होंने अपलोड किया है या नहीं किया। अच्छा सर, ये भी है कि हमने कंफर्म किया कि हमारा फॉर्म बीएलओ ने अपलोड कर दिया है, तो क्या अब हम पुरसुकून हो सकते हैं? जी नहीं, अभी आपको पुरस्कार नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस टोटल जो चलेगा लास्ट तक 7 अक्टूबर तक, जब तक फाइनल लिस्ट नहीं निकलती। तो आपको क्या करना है कि 5 अगस्त का इंतज़ार करना है कि 5 अगस्त में आपका नाम आया या नहीं आया। तो आपको 5 अगस्त का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होना चाहिए। तो फिर ये 5 अगस्त का ये ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की इम्पोर्टेंट बात क्या है? 5 अगस्त को जब ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल निकलेगा तो जिन लोगों ने, हकीकत ये होनी चाहिए, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट फॉर्म सबमिट किया है सबका नाम आना चाहिए, लेकिन हो सकता है उसमें सबका नाम ना आए। उसमें 3 कैटेगरी के लोग होंगे। एक लोग ऐसे होंगे जिनका नाम गायब होगा, उसमें नाम नहीं रहेगा। एक उन लोगों की कैटेगरी होगी जिनका नाम होगा लेकिन उनकी मैपिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी, जिनको नोटिस दिया जाएगा। और एक थर्ड कैटेगरी उन लोगों की होगी जिनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, तो सर जिनका नाम इलेक्टोरल ड्राफ्ट रोल में नहीं आया उनको क्या करना चाहिए सर? उसके लिए बहुत सिंपल है, आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे और डॉक्यूमेंट लगाएंगे जो कि 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, और आप बीएलओ से कांटेक्ट करेंगे और बीएलओ से कहेंगे हमारा नाम इसमें ऐड किया जाए। नोटिस की खास बात क्या है सर? देखिए, जब आपको नोटिस दी जाएगी तो उसमें नोटिस के कई तरीक़े, कई वजूहात होते हैं। जैसे कि आपके 2002 में जो नाम है और 2026 में है तो नाम आपके मैच नहीं कर रहे हैं। इसी तरह आपके फादर के नाम मैच नहीं कर रहे हैं, एज का डिफरेंस है, एक लोगों से कई लोगों का है। तो इस बुनियाद के हिसाब से नोटिस दी जाएगी। तो नोटिस जो है, आपको जो पहली नोटिस जो दी जाएगी उसमें होगा कि आपको ईआरओ से कांटेक्ट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के साथ। उसके बाद अगर आप ईआरओ से सेटिस्फाई नहीं हो, ईआरओ से आपकी बात नहीं जमती, तो आपको डीओ के पास 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के पास आपको जाना पड़ेगा। अगर वहाँ से भी आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आपको लास्ट जो चांस दिया जाएगा वो सीओ का दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है पूरे इलेक्शन का, पूरे स्टेट का होता है, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। तो ये 3 मरहला है जो नोटिस को आपका सामना करना पड़ेगा। ये फॉर्म में ये कंफ्यूज आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ भी हिंदी में कर रखा है, इधर भी हिंदी में कर रखा है। तो ये कंफ्यूज फॉर्म गलत प्रिंट हुआ है या सही प्रिंट हुआ है? नहीं, फॉर्म जो है एक्चुअल में लोकल लैंग्वेज के आपसे प्रिंट किया गया है। कहीं पे इंग्लिश में, कहीं पे हिंदी में, कहीं पे कन्नड़ में। तो अगर यहाँ कन्नड़ में प्रिंट हुआ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लोकल लैंग्वेज में हर जगह प्रिंट किया जा रहा है। लेकिन आपको जवाब देने में जो 2002 का है उसे आपको कन्नड़ में लिखना आपके लिए बेहतर है, जो 2002 का डाटा है। लेकिन बाकी डाटा जो डाउन साइड हमने बताया था उसको आपको इंग्लिश में लिखना आपके लिए बेहतर है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये कॉलम जो है प्रीवियस का कर है, इधर भी प्रीवियस कर है, हिंदी में यानी माजी, ये भी माजी, ये भी माजी, तो ये दोनों सही है? नहीं, ऊपर वाला माजी का नहीं, ऊपर वाला प्रेजेंट का है।
कौन सा ये जो है, ये ऊपर का जो है ये चीज़ें हैं, ये प्रेजेंट का है, माजी का नहीं है। माजी का तो आपको इसमें भरना है, जो नीचे फर्स्ट सेकंड कॉलम है ये माजी का है, ये ऊपर वाला प्रेजेंट का है। प्रेजेंट का जो इलेक्टोरल रोल आपका 2025 के हिसाब से उसका वो डाटा है, वो माजी का नहीं है। तो यहाँ दोनों भी एक ही सेम वर्ड इस्तेमाल किए हैं। क्योंकि उसमें दो तरह की है। अगर आपका खुद 2002 में नाम है तो लेफ्ट साइड में आपको भरना है, अगर आपका नहीं है, पेरेंट्स का है, तो राइट साइड में भरना है। अच्छा, जी सर, एक सवाल है, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बारे में बताइए। देखिए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है कि जो आपने मैपिंग कराई है 2002 में, चाहे खुद की या अपने प्रोजनी, अम्मी अब्बू, दादा दादी, नाना नानी, तो कुछ कंडीशन ऐसी है जैसे 2002 में जो आपका नाम है और जो प्रेजेंट आपका नाम है, या आपके वालिद का नाम 2002 में या प्रेजेंट में है, या आपकी एज जो 2002 में है और जो प्रेजेंट में, इसमें एक डिफरेंस आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। नेम सही नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, नेम बाकायदा चेंज होगा। तो ऐसे में जब इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को जो एक लॉजिकल जो है एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि फाइंड आउट करो कितने लोग हैं जिनका नाम मैच नहीं कर रहा, जिनके फादर का नाम मैच नहीं कर रहा है, माँ और बेटे के बीच जो एज का डिफरेंस, बाप और बेटे के बीच जो एज का डिफरेंस है, एक लिमिट होना चाहिए। अगर उस लिमिट से ज़्यादा है तो ऐसे में कंप्यूटर ऑटोमेटिक कुछ एप्लीकेशन को अलग कर देगा, कुछ डाटा को अलग करेगा। डेट इज़ द ओनली लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। और एक सवाल यह है कि किन लोगों को नोटिस आ सकती है? देखिए, एज पर इलेक्शन कमीशन का जो इंस्ट्रक्शन है उसमें लिखा है नोटिस उन लोगों को आएगी जिनका मैपिंग नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा हकीकत में ऐसा नहीं है, इसमें कुछ चेंज भी है। अगर आपकी मैपिंग गलत हुई है, आपका नाम गलत है, आपका नाम बिल्कुल चेंज है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, मैच नहीं कर रही है, और आपकी एज बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे बहुत से सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें आपको इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस आ सकती है। सर, ये वाला क्वेश्चन जो है, डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताइए। ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। पब्लिक मैपिंग में लगी हुई है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि मैपिंग के बाद जो नोटिस आएगी, जो बहुत सी वजह होगी, उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करना है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारी नज़र में आई है, हम आपके सामने बता देते हैं। एक तो ये है, ऐसे लोग जिनको नोटिस आई है जो 1987 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं और उनका नाम लिस्ट में है, अगर उनको नोटिस आई है तो उनके लिए चाहिए कि जो PDF लिस्ट है उसका जो स्क्रीनशॉट है उसका हार्ड कॉपी जो है इलेक्शन कमीशन को देना होगा। एडिशनल में वो एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, लेकिन उनका स्क्रीनशॉट 2002 का सफिशेंट है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 1987 से पहले पैदाइश हुई है लेकिन उनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, तो ऐसे लोगों को अपना जो 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, एक डॉक्यूमेंट उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसी तरह बहुत से लोग हैं जो अपना मैपिंग ना करके अपने दादा दादी, नाना नानी की मैपिंग किया है, वहाँ पे उनको जो है अपने रिलेशन को साबित करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो डॉक्यूमेंट खुद का देना पड़ेगा उनको, जिससे उनका 2002 की जो मैपिंग है वो सही हो, उससे प्रूफ हो सके। दूसरा डॉक्यूमेंट उनको पेरेंट्स का देना पड़ेगा ताकि प्रूफ हो सके जिस दादा दादी का नाम उन्होंने दिया है वो उनके अब्बा के डॉक्यूमेंट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसमें नज़र आ रहा है। तो इसलिए ऐसे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम बिल्कुल चेंज है, मान लीजिए उनका नाम पहले रहीम था, अभी करीम है, और नाम अगर चेंज है, तो ऐसे लोगों का नोटिस आएगी तो उनके सामने एक चैलेंजेस है कि नाम किस बुनियाद पे चेंज हुआ। पहले वो रहीम है तो क्या उनका पास कोई डॉक्यूमेंट है, अभी वो करीम है, क्या उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट जो चेंज हुआ है किस बुनियाद पे हुआ, पब्लिक दैट इज़ गजेटेड पब्लिकेशन की बुनियाद पे हुआ है, कि कोर्ट के आर्डर की बुनियाद पे हुआ है, कि किसी एफिडेविट की बुनियाद पे हुआ है, कि न्यूज़पेपर में आपने नाम लिखाया है, या हमने प्लेन पेपर में एक सर्टिफिकेट दिया है, एक सर्टिफाई कराया है कि हम अपना नाम चेंज कर रहे हैं, जैसे बहुत जगह है, या कॉलेज में आपने रिक्वेस्ट करके चेंज कराया है। तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है डॉक्यूमेंट में। यानी कि ये जो मरहला होगा आपका जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आपके पास पुराने डॉक्यूमेंट नहीं हैं तो आपके लिए दिक्कत होगी। और लास्ट जो है नॉर्मल जो नोटिस आती है,
नाम में कुछ माइनर मिस्टेक है, अगर नोटिस आती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने एज के हिसाब से आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर, मान लीजिए आप शफीक हैं लेकिन स्पेलिंग में मिस्टेक है तो आपका जो भी 13 में से एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए, आपका मसला हल हो जाएगा, दैट्स ऑल। सर ये दो सवाल डाउट आ रहे हैं। नंबर एक सवाल जो है, बीएलओ हमारा फॉर्म अपलोड किए हैं, ये हम कैसा कंफर्म करेंगे? इसके लिए आप इलेक्शन कमीशन की साइट में जाएंगे, लॉगिन करेंगे और वहाँ पे लेफ्ट साइड में आप टॉप पे लिखेंगे, लिखा रहेगा फिल योर इन्विटेशन फॉर्म। जब फिल योर इन्विटेशन फॉर्म लिखा रहेगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपना स्टेट डालेंगे। स्टेट डालने के बाद अपना आप वोटर आईडी नंबर डालेंगे। उसके बाद जब वोटर आईडी नंबर डालेंगे फिर आपसे ओटीपी पूछेगा। ओटीपी जब आप जो है आएगा, उस ओटीपी को जैसे आप फिल करेंगे तो वहाँ पे अगर ये मैसेज आता है योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, इसका मतलब है बीएलओ ने आपका फॉर्म अपलोड कर दिया। जी। तो दूसरा सवाल ये है, बीएलओ 3 बार घर को आना कर है, अब 3 बार उन्होंने घर को गए थे कर को क्या सबूत रहेगा? देखिए ये एक इलेक्शन कमीशन की एक फॉर्मेलिटीज़ है, बीएलओ को इंस्ट्रक्शन है कि 3 बार उनको जाना है। और वहाँ पे एक बात बहुत वाजे कर दिया है कि बीएलओ किसी को एब्सेंट इस बुनियाद पर नहीं दिखाया गया कि वो 3 बार गया था। उसके लिए पड़ोसियों की एक इंक्वायरी होगी, पड़ोसियों का एक उसके पास एक लिखित वो रहेगा, पड़ोसियों से साइन लेगा कि हम इस घर में आए थे 3 बार और यहाँ पे नहीं मिले। सिर्फ वर्बली कहने से कि नहीं मिला ये बातें एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकायदा वहाँ होगा कि मैंने पड़ोसी से बात किया, उन्होंने बताया कि इंसान यहाँ पे नहीं रहता, देन बीएलओ से एब्सेंट करार देगा। अगर बीएलओ नहीं आए तो उन पर क्या एक्शन होगा? देखिए बीएलओ अगर नहीं आया तो पहले तो हम ये बात कहें, अभी इस वक्त एक्शन का दौर नहीं है। इस वक्त दौर ये है कि हमें अपना काम करना है कि बीएलओ पर प्रेशर है, हम खुद बीएलओ के मददगार बने। तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आप अपना वीपीक नंबर डालिए, बीएलओ का नंबर मिल जाएगा, आप उसे कांटेक्ट करिए, कहिए सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम फॉर्म लेना चाहते हैं, हम फॉर्म भर को आपको देना चाहते हैं। तो इस वक्त हमें कोई मतलब कि हम बीएलओ की इस वक्त मददगार बने उसके काम में, कि उस पर एक बहुत बड़ा बर्डन है। 1200 लोगों को एक बीएलओ को देखना बड़ी बात है 1 महीने के अंदर, क्योंकि हम एक आदमी सिर्फ अपना फॉर्म नहीं भर पा रहा है, एक बीएलओ को 1200 लोगों को जो है कंट्रोल करना ही बहुत उस पर टेंशन है। अब एक्शन की बात हो तो एक्शन का कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि बीएलओ तो पूरी कोशिशें की जा रहे हैं, एक जगह बैठते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। कोई अगर बेपरवाह इंसान है, लापरवाह है तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ एक बीएलओ को 1200 टारगेट देकर उसे कमजोर क्यों किया जा रहा है? देखिए एक स्टैंडर्ड, मेरा कहना यह है कि भारत सरकार में होंगे, चुनाव आयोग में होंगे, पैसे की कमी नहीं है, तो यहाँ बीएलओ को 1200 की जगह 300 क्यों नहीं देते? देखिए इतना बड़ा जो कंट्री है, इतनी बड़ी जो डेमोक्रेसी है, इतने लोगों को कवर करना, जैसे कर्नाटक में 5.5 करोड़ लोगों को कवर करना, तो मैन पावर की ज़रूरत होती है। अगर मान लीजिए हम 300 लोगों को देते हैं, इसका मतलब क्या है, हमें 4 टाइम्स मैन पावर चाहिए। मान लीजिए इस वक्त मुझे 1 लाख बीएलओ की ज़रूरत है, तो हमें 4 लाख बीएलओ की ज़रूरत पड़ेगी। और बीएलओ कहाँ से लिए जाते हैं? बीएलओ के साथ प्रॉब्लम क्या है, बीएलओ एक स्कूल की भी जिम्मेदारी होती है, उसके बाद एक्स्ट्रा काम उनको ये करना पड़ता है। तो ये क्या है, ये इलेक्शन कमीशन का अपना अंदरूनी मामला है। कैसे? क्योंकि हम उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन का मामला है, वो किस हिसाब से करते हैं। हमें क्या है कि इस वक्त हर घर का इन्विटेशन फॉर्म भर जाए, हर का नाम आ जाए, कोई भी इंडियन इस लिस्ट से बाहर ना हो और हम उसके मददगार करने। फिर हमारा टारगेट और हमारा इस वक्त जो है एम यही होना चाहिए कि हम जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी जिम्मेदार हैं, जो कौम के या जो सिटीजन हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करने, ताकि कोई छूटे ना हो। हम बीएलओ की सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए तो इतने लोग जमे हैं और हमारे मीडिया वाले भी आए हैं, तो हम सपोर्ट में हैं। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि जब इलेक्शन होता है तो अतराफ के स्टेट के लोगों को बुलाया जाता है। जब कर्नाटक का हो रहा है, बाजू आंध्रा में नहीं हो रहा, तेलंगाना में नहीं हो रहा, जहाँ जहाँ नहीं हो रहा वहाँ के लोगों को एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ये कहे। नहीं तो एजुकेटेड को असिस्टेंट बनाकर भी ले सकते हैं ना। वो उसमें क्या होता है, जब इलेक्शन होता है वो एक सिक्योरिटी का निज़ाम होता है, एक लाइन ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। ये इलेक्शन कमीशन का रूटीन ऑर्डर है, हर 10 साल पे ईयरली में काम करते हैं, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती।
बाकायदा ये है कि उनको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, हाँ। उसके अंदर किया जाता है। फिर बीएलओ के बाद भी अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उनके पास उनके एप्लीकेशन में फैसिलिटीज़ है, कोई चीज़ छूटी है तो अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई करने की फैसिलिटी होती है। बस ये हाँ, ये ज़रूर है कि एक बीएलओ को 2 काम करने में दुश्वारी तो होती है, एज़ ए स्कूल को देखना, फिर जो हाँ, है हाँ, हाँ। ये दुश्वारी होती है। अब जिस तरह हमारा देश तरक्की कर रहा है, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इसका भी जो है इलेक्शन कमीशन इसका हल निकालेगा। मैं अफसोस है कि परसों एक तुमकुर में बीएलओ की मौत हो गई और दो बीएलओ की मौत हो गई है। हम ये चाहते हैं कि अगर आप ज्यादा स्टाफ नहीं दे रहे तो ज्यादा टाइम दो, टाइम तो ज्यादा दे सकते हैं ना। अब जैसे कि 5 अगस्त के बजाय 5 अक्टूबर करो, देखिए टाइम दे सकते हैं। ये राय है, हमारी देखिए राय है। अभी देखिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट का निज़ाम है वो एक निज़ाम है, हर स्टेट को गवर्नमेंट ने 1 महीने का टाइम दिया है। अगर कर्नाटका, अब यूपी जैसे इतने बड़े पॉपुलेशन जहाँ बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी 1 महीने का ही टाइम दिया गया है, वहाँ पे भी 1200 की जिम्मेदारी। अगर कर्नाटका में अगर हम उस चीज़ को चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं कल एक आवाज़ उठेगी, इलेक्शन कमीशन ने अपने काम में कहीं ना कहीं इंजस्टिस किया है, हम यूपी वालों को बहुत ज़्यादा बर्डन दिया है, अभी कर्नाटका में ऐसा किया है। तो इलेक्शन कमीशन ने एक इक्वलिटी बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया है। पहले से मेंशन है, हर बिलों की इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आपको करीबन 1200 घर की आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। और सबसे बड़ी पॉजिटिव है कि इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटका वालों को 2-3 महीना पहले मैपिंग के लिए एक मौका दिया है। ये हमारे कर्नाटक के लिए बड़ी चीज़ है, बाकी स्टेट वालों को इतना मौका नहीं दिया, लेकिन कर्नाटका में 2-3 महीना पहले से मैपिंग की जा रही है। इसलिए यहाँ पे अगर ऐसा बर्डन, मैं नहीं समझता ऐसा बर्डन है। अब यहाँ पे उनको फॉर्मेलिटी करना है, उनको ऑलरेडी मालूम इस घर में इतने लोग हैं, जाना है, डाटा कलेक्ट करना है, अपलोड कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास डाटा मौजूद है, बस उनको अब ऑफिशियली अपलोड करना है, इतना ही अभी करना है फिलहाल को। ठीक सर, आपसे एक सवाल है। जी फरमाइए। ये एसआईआर का फॉर्म बीएलओ ऑफिस मतलब बीएलओ के पास सबमिट करना ज़्यादा मुनासिब है या फिर ऑनलाइन ज़्यादा सॉल्यूशन है? देखिए, ये डिजिटल इंडिया है, सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार है उसने कोशिश करी है हर सिस्टम को डिजिटल किया जाए, पब्लिक को एक आसानी पैदा किया जाए। तो अगर हम इसे डिजिटल करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ये हमारे लिए है। उसमें क्या होगा, एक तो आपका सॉलिड एक निज़ाम बनेगा कि आपने सबमिट कर दिया, आप खुद सेटिस्फाई होंगे, और इससे बीएलओ का बर्डन भी आप कम करेंगे। तो यानी कि आप देश का जो बोझ है वो क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, एक ऑफिसर का बोझ आप कम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, आपको एक नई चीज़ सीखने को भी मिल रही है, ताकि फ्यूचर में इस निज़ाम में अगर ऐसी बड़ी डेमोक्रेसी में अगेन हमें वक्त मिलता है तो ये जो सिस्टम है ऑफलाइन का वो मोस्टली ख़त्म होगा और डिजिटल सिस्टम पे हम काम करेंगे। तो डिजिटल सिस्टम को समझने के लिए हर एक पब्लिक को गवर्नमेंट ने मौका दिया है कि आप इस चीज़ को खुद से करिए। तो बेहतर है ऑनलाइन करेंगे तो आप खुद सेटिस्फाई होंगे। आपको याद होगा पहले ये शिकायत होती थी, हमारे नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी गई, सही नहीं लिखी गई, जल्दी में लिख दी गई। तो कम से कम आप ये शिकायत आपकी ख़त्म हो जाएगी और आप अपने हिसाब से कंप्यूटर पे खुद देखेंगे, मोबाइल पे खुद देखेंगे आपने की स्पेलिंग क्या है और आप खुद उसके ज़िम्मेदार होंगे। वो जिम्मेदारी किसी ऑफिसर पर नहीं होगी। तो लिहाजा हम ऑनलाइन करें, वक्त बचेगा, एक ऑफिसर जो बिलो है उसका आप बोझ कम करेंगे और नेशन के लिए आप एक मददगार साबित होंगे इस मामले में डिजिटल इंडिया में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब एसआई का फॉर्म भरे ना, डिजिटल में कैसा भर, ऑनलाइन में कैसा भर रहे हैं, उसका आप है कि कैसा भरना है, उसका तरीका वेरी गुड, कैसा है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमारी इतनी देर से मीटिंग हो रही थी, ये क्वेश्चन किसी ने नहीं किया, लेकिन हमारे एक भाई ने क्वेश्चन किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। देखिए, ऑनलाइन अगर आपको फॉर्म भरना है तो 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, आपका नाम जो वोटर आईडी में है वही आपका नाम आधार कार्ड में होना चाहिए, यानी आधार कार्ड और वोटर आईडी का नाम आपका मैच होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके वोटर आईडी से लिंक होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है, आपका जो आधार कार्ड है वो भी मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन है तो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे लिखा रहेगा फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म। उसमें जब आप जाएंगे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म को क्लिक करेंगे, फिर आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर पूछेगा इपिक नंबर, आप उसमें अपना इपिक नंबर डालेंगे।
जैसे ही पिक नंबर डालेंगे एक विंडो खुलेगी, फिर आपसे मोबाइल नंबर पूछेगी, वही मोबाइल नंबर पूछेगा जो आपके वोटर आईडी से लिंक है। जैसे आप मोबाइल नंबर लिंक करेंगे तो आपकी पूरी विंडो खुल जाएगी। उसके बाद आपसे वो पूछेगा कि वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। एक ऑप्शन क्या 2002 की लिस्ट में आपका नाम है क्या? दूसरा ऑप्शन 2002, 2003 या 5 की लिस्ट में क्या आपके अम्मी अब्बू दादा दादी का नाम है? तीसरा ऑप्शन होगा 2002 के साथ नहीं बल्कि 2025-26 में, जो कि अभी यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार का हुआ है, उसका भी रहेगा क्या इसमें लिस्ट में नाम है क्या आपके पेरेंट्स का? और चौथा ऑप्शन होगा कि आपके कहीं नहीं है। तो अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लगाएंगे तो एक विंडो नीचे और खुलेगी, उसमें आपको जो 2002 में आपने नाम सर्च किया है उसका आपको क्या डालना पड़ेगा? स्टेट का नाम डालना पड़ेगा, फिर आपको असेंबली का नाम डालना पड़ेगा यानी उसका नंबर, फिर आपको पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। और अगर आपने दूसरे से लिंक किया है तो वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। इतना करने के बाद वो डाटा ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा, यानी कि जिसको आपने क्लिक किया वो डाटा आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे जाइए, आपका जो डिटेल पूछेगा, डिटेल में आपको क्या भरना है? आपका अपना आधार कार्ड नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, मोबाइल नंबर भरना, ये 3 इन्फॉर्मेशन आपको अपने बारे में भरना है। इसके अलावा 6 इन्फॉर्मेशन आपको और भरना है जो कि एप्लीकेबल है। आपके अम्मी का नाम, अब्बू का नाम और आपके स्पाउस का नाम, प्लस उनका वोटर आईडी नंबर। यहाँ पे अम्मी और अब्बू का नाम भरना कंपलसरी है, ज़रूरी है। वोटर आईडी सभी का हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। और जो शादीशुदा नहीं है उनको स्पाउस का नाम भी भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद और नीचे आप आएंगे तो एक फ़ोटो आप अपलोड करेंगे। जब फ़ोटो आप अपलोड करेंगे फिर आप सबमिट करेंगे अपना एक प्लेस डाल के, यानी जहाँ से आप इसे कर रहे हैं, जैसे शिमोगा से कर रहे हैं शिमोगा डालेंगे, बेंगलोर से कर रहे हैं बेंगलोर। उसके बाद इसे आप जैसे सबमिट करेंगे आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा। आधार कार्ड नंबर जैसे आप डालेंगे फिर आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपके पास OTP आएगा। जैसे आप OTP डालेंगे तो आपको लिख के आएगा, नोटिस आएगा कि योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, एक्नॉलेजमेंट आएगा। ये है तरीका आपका ऑनलाइन करने का। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शफीक भाई, ये फॉर्म है ना, किस लैंग्वेज में भर सकते हैं? मेरे भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के हिसाब से जो आप इनोवेशन फॉर्म है वो इंग्लिश लैंग्वेज में, ये रीजनल लैंग्वेज में भर सकते हैं। तो अभी इस वक्त के हिसाब से जो हमारी एडवाइस है, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपका 2002 का डिटेल आप जिस स्टेट से हैं, जिस भाषा में, उस भाषा में आप भरिए। यानी मान लीजिए आप महाराष्ट्र में हैं तो वहाँ मराठी भाषा है तो 2002 का डिटेल मराठी में भरिए ताकि आपका डाटा वो मैच हो, जैसा कि वहाँ पे आपके PDF में है। लेकिन जो आपका प्रेजेंट डाटा है वो आप इंग्लिश में भरें, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर, पेरेंट्स का नाम यानी कि अम्मी अब्बू और स्पाउस का नाम, ये सब आप इंग्लिश में भरें। यानी 2002 का डाटा आप रीजनल लैंग्वेज में भरें और जो प्रेजेंट का डाटा है वो आप इंग्लिश में भरें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इंग्लिश में भरने के लिए क्या फ़ायदे हैं? हाँ, ये बहुत एक अहम मुद्दा है कि हमें इस बात को एक्सप्लेन करने का मौका मिल रहा है। देखिए, जब आपको हमारे जो अल्फाज होते हैं ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी के, तो वहाँ पे हमारे यहाँ शीन और सीन, काफ और काफ, जीम और जे, इसमें क्या है, बहुत ही एक ऐसे अल्फाज हैं जिनको दूसरे लैंग्वेज में लिखना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो अगर आपने मान लीजिए रीजनल लैंग्वेज में कोई नाम लिखा आपने, जैसे आपने शफीक लिखा, वहाँ पे SH का इस्तेमाल किया और Q का इस्तेमाल किया, तो जो रीजनल लैंग्वेज में वो आता है वो कोई ज़रूरी नहीं है वो शफीक को शफीक की तरह लिखे। हो सकता है जब आप उस लैंग्वेज को जब वापस आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, हो सकता है वहाँ पे सफ़ीक आए, शफीक ना आए। इसी तरह आपने मान लीजिए ज़ैनब, आपने मान लीजिए इंग्लिश में लिखा, लेकिन जब आप इसे दूसरी लैंग्वेज में करेंगे और उस लैंग्वेज को अगेन इंग्लिश में करेंगे तो ज़ैनब ना आके जैनब भी आ सकता है। तो लिहाजा हम लोकल लैंग्वेज का जो प्रेजेंट डाटा है लोकल लैंग्वेज में ना लिखें, इंग्लिश में लिखें, क्योंकि जब हम इलेक्शन कमीशन को एक डिक्लेरेशन लिख के देते हैं तो हम इस बात को सर्टिफाई करते हैं जो हम लिख रहे हैं वो सही है। तो आप जो जीम है या जाल है या काफ है या काफ है या शीन है और सीन है, इसको आप रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, तो आपका डिक्लेरेशन भी एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये अल्फाज आप इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो लिहाजा आप इसका इंग्लिश में इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़, आप जानते हैं जो भारत सरकार के जो मोस्टली जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, चाहे वो पासपोर्ट हो जाए, पैन कार्ड हो जाए, या आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस हो जाए, ये सब इंग्लिश में होते हैं। तीसरी चीज़ें, जब आप लोकल लैंग्वेज में लिखते हैं और जब आप किसी सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट के जो वेरिफिकेशन होता है, उस वेरिफिकेशन में जब उसमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है, तो जब आप उसे अथराइज ट्रांसलेशन से जब आप उस लोकल लैंग्वेज को जब इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करते हैं तो पता चलता है आपके नाम की वो स्पेलिंग नहीं है जो आपकी हकीकत में स्पेलिंग है। तो ऐसे में भी आपको प्रॉब्लम होती है। यही प्रॉब्लम आपको फॉरेन में भी होती है। तो लिहाजा जो 2002 का जो मैटर है वो तो आप लोकल लैंग्वेज में लिख दीजिए, नो डाउट लोकल लैंग्वेज हमारे लिए महबूब है, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल प्रॉब्लम और सेंट्रल गवर्नमेंट का निज़ाम एक अलग होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो, इंटरनेशनल हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो, इसलिए प्रेजेंट डाटा हमें इंग्लिश में लिखना चाहिए। और आखिरी चीज़ हम ये भी बता दें, आप लोग कभी अपने ज़माने में एग्ज़ाम आपने दिया होगा, एग्ज़ाम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकल लैंग्वेज और हिंदी या इंग्लिश का वहाँ प्रोविज़न दिया है, लेकिन अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है आंसर में तो वहाँ ये बात लिखी रहती है कि हमने आपको हिंदी में मौका तो ज़रूर दिया है, लेकिन अगर कहीं कोई फॉल्ट हुआ, कोई गलत आंसर हुआ तो हम इंग्लिश को ही मानेंगे। और आपने ये भी देखा होगा कोर्ट में जब आपके निकाहनामा उर्दू में होते हैं, दूसरी रीजनल लैंग्वेज में, तो कोर्ट क्या कहती है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आओ। अगेन जब आप वहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो शफीक वहाँ शफीक हो सफ़ीक का है, तो वहाँ भी आपकी प्रॉब्लम होती है। इन सब की जो हमने आपकी वजूहात बताए हैं, इनकी वजह से हमें प्रेजेंट डाटा जो हमारा मार्क्स कार्ड में है, जो वोटर ID में है, वो इंग्लिश में हमें लिखना चाहिए।